बाजीराव मस्तानी एक ऐसी प्रेम कथा जो सफल तो ना हो सकी पर मिसाल बनकर रह गई, जो आज भी भारत के कोने कोने तक सुनाई देती है। इसी प्रेम कथा पर आधारित मूवी बाजीराव मस्तानी है, जिसे आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां हम भारत के 17वीं सदी को देखने वाले हैं। भारत के आधे भाग में मराठों का परचम लहरा रहा था। तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट थे, जिनके निधन के बाद पेशवा बाजीराव को बना दिया गया। छत्रपति पद पर छत्रपति शाहू जी थे, जिनके द्वारा पेशवा की नियुक्ति की गई थी। राज्य विस्तार करने में बाजीराव अत्यंत शक्तिशाली शासक साबित हुए और इसी बीच उनकी मुलाकात बुंदेलखंड के राजपूत राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी से होती है, जिनसे वह इश्क कर बैठते हैं। मस्तानी मुसलमान थी। असल में आज भी मस्तानी की सटीक जानकारी कहीं नहीं लिखी गई और शायद बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने भी उन्हें गोद लिया था। पर मस्तानी मुसलमान होने के साथ साथ कुरान भी पढ़ती थी और साथ ही कृष्ण की भक्ति भी किया करती थी। तो इतनी बातें स्टोरी से पहले जानना काफी होंगी, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम छत्रपति शाहू को देखते हैं, जो सतारा के महल में नए पेशवा की नियुक्ति की बात कर रहे होते हैं। तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब पेशवा की नियुक्ति जरूरी थी। इतने में सभागार के श्रीपद राव खुद को आगे करते हैं पेशवा की जिम्मेदारी उठाने के लिए। पर मराठा सरदार अंबाजी को लगता था कि पेशवा की एकमात्र तलवार उठाने की जिम्मेदारी केवल बाजीराव ही कर सकता है, जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र ही थे। तभी वहाँ स्वागत किया जाता है बाजीराव का। बाजीराव सभा में अपनी बातों को काफी अच्छे ढंग से रखने का अनुभव रखते थे, पर बातों से ही बात नहीं बनने वाली थी। बाजीराव को खुद को प्रशासनिक व्यवस्था में भी साबित करना होगा। उनकी परीक्षा केवल विपक्षी पार्टी कर सकती थी, इस कारण श्रीपद राव उनका परीक्षा लेने वाले थे। तभी उनको ये चुनौती दी जाती है कि मिट्टी में रखी मोर के पंख को 2 हिस्से में बांटना होगा, जिसमें केवल बाजीराव तीर धनुष का ही उपयोग कर सकते हैं। बाजीराव निशाना मिट्टी पर लगाते हैं और मिट्टी हटाकर देखा जाता है तो मोर के पंख 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। इस बात का एग्जाम्पल देते हुए बाजीराव बताते हैं कि इसी तरह मुगल हिंदुस्तान में कई जगहों पर फैले हुए हैं, जिसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत है। अगर दिल्ली सल्तनत को ही जीत जाया जाए तो पूरा हिंदुस्तान मराठों का होगा। छत्रपति बाजीराव के इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे और तय किया जाता है कि अगला पेशवा बाजीराव को ही बनाया जाएगा। और महल में भी उनका स्वागत काफी धूमधाम से किया जाता है। और यहाँ हम काशीबाई को देखते हैं, जो कि बाजीराव की पत्नी थी। मूवी के इंट्रो के साथ दिखाया जाता है कि बाजीराव प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था में बहुत अच्छे थे और इसी तरह कई राज्यों को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाजीराव के अचीवमेंट को देखते हुए पुणे में उनके लिए एक महल निर्माण किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है शनिवार वाड़ा, जो कि आज भी मौजूद है। शनिवार वाड़ा में काशीबाई के सहित कई लोगों द्वारा महल की पूजा कराई जा रही थी। तभी वहाँ काशीबाई की सहेली आती है, जो विधवा हो चुकी थी। वो अपने विधवा होने का कारण बाजीराव को बताती है और काशीबाई को श्राप देती है कि जैसे वो आज अपने पति के लिए तड़प रही है, वैसे ही वो भी तड़पेगी। दूसरी तरफ राज्य विस्तार में बाजीराव पूरी लगन से लगे हुए थे। उनका अगला मकसद झोंझा था, जिस कारण वो रास्ते में ही छावनी बनाकर रुक जाते हैं। तभी एक सैनिक संदेश लेकर इनके पास आता है, जो बताता है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को मुगल सेनापति मोहम्मद बंगस ने अपने सैनिकों के साथ घेर लिया है, जिसकी मदद का गुहार लेकर वो मराठों के पास पहुंचे थे। पर बाजीराव के अपने कुछ मकसद थे, जिस कारण वो बुंदेलखंड जाने से मना कर देते हैं। तभी बुंदेलखंड से आए सेनापति जबरदस्ती उनकी छावनी में घुस जाते हैं और उसे शांत करने पर पता चलता है कि ये तो लड़की है, जिसका नाम मस्तानी था। बाजीराव को मस्तानी का ये अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया था, जिस कारण वो बुंदेलखंड चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी शाम हम बुंदेलखंड में देखते हैं, जहां बंगस अपने सैनिकों के साथ तैनात था और राजा छत्रसाल की हालत खराब थी। वहां की औरतें भी जोहर करने के लिए तैयार थीं। तभी पीछे से सैनिकों का गुट देखकर तभी मोहम्मद बंगस तोपों के सिरे उनकी तरफ घुमा लेता है और गुटों का सामने आने पर पता चलता है वो तो केवल गायों का समूह था। और समय देखते हुए बाजीराव मस्तानी को गुप्त रास्ते से महल में जाने का आदेश देते हैं। महल आने पर मस्तानी बताती है कि मराठा सैनिक यहाँ आ चुके हैं और मुगलों को दोनों ओर से घेर लिया जाता है और यहाँ युद्ध आरंभ होता है। और युद्ध के दौरान मस्तानी बाजीराव के लड़ने के तरीके को देखकर पूरी तरह फिदा हो चुकी थी और बाजीराव के जरिए ही मोहम्मद बंगस की मृत्यु कर दी जाती है। मस्तानी बाजीराव के बचाव के लिए वार करती है, पर बाजीराव समझता है कि मस्तानी उस पर वार कर रही है और बाजीराव गलती से मस्तानी को घायल कर देते हैं। और सूर्योदय होते ही बाजीराव मस्तानी
मस्तानी को लेकर महल की तरफ जाते हैं और अब महल में राजा छत्रसाल बाजीराव को मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, पर बाजीराव को ज्यादा फिक्र मस्तानी की थी। वहीं मस्तानी के कक्ष में मस्तानी की सेविका के संग बाजीराव को लेकर गॉसिप चल रही थी और वहीं बाजीराव आते हैं मस्तानी का हाल लेने। सेविकाओं को बाहर भेजा जाता है और बातों ही बातों में बाजीराव अपने खंजर को गर्म कर मस्तानी के घाव पर रखते हैं ताकि जख्म फैल न सके। पर इसी बहाने मस्तानी बाजीराव के और भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। बाजीराव मस्तानी की प्रतिभा के लिए अपना खंजर मस्तानी को सौंप देते हैं, पर राजपूतों के रिवाज में खंजर देकर शादी भी तय की जा सकती थी और अब बाजीराव शनिवार वाड़ा होली के बाद जाने वाले थे। इसी कारण मस्तानी के नृत्य के साथ यहाँ होली सेलिब्रेट की जाती है। उसी रात मस्तानी की सेविका बाजीराव के लिए पान लेकर आती है जिसे वो खुद बाजीराव को देने वाली थी। यहाँ हम बाजीराव के सैन्य प्रतिष्ठा को देख सकते हैं जो सोते हुए भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। खैर, पान देने के बहाने मस्तानी बाजीराव से मिलने आती है और बाजीराव बताते हैं कि कल वो यहाँ से चले जाएंगे, पर मस्तानी कहीं न कहीं इस बात से सैड फील कर रही थी और अपने शायराने अंदाज से मस्तानी बाजीराव से कहती है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। और इस बात से बाजीराव को पता चलता है कि ये मुसलमान है और सुबह बाजीराव बुंदेलखंड छोड़ शनिवार वाड़ा के लिए निकल जाते हैं। पर मस्तानी को यकीन था कि उसकी मुलाकात बाजीराव से फिर जरूर होगी, जिस कारण वो उन्हें देखने तक बाहर नहीं आती। उसी दिन मस्तानी अपने माता पिता से बाजीराव के पास जाने का इजाजत लेती है, पर उनकी माँ इसके लिए इनकार करती है क्योंकि वो मुसलमान थी और उन्हें भी पता था कि मराठा ब्राह्मण है तो वो इसे नहीं अपनाने वाले। पर छत्रसाल इसी बीच कहते हैं कि मस्तानी मुसलमान है तो क्या हुआ, वो अल्लाह का भी इबादत करती है और साथ ही कृष्ण की भी पूजा करती है और अंत में निर्णय मस्तानी के पक्ष में होता है। इधर शनिवार वाड़ा में काफी धूमधाम से पेशवा की स्वागत की जाती है क्योंकि काफी लड़ाइयों के बाद पेशवा घर आए थे और उनकी उपलब्धियों के कारण ही तो शनिवार वाड़ा का बनावा किया गया था। खैर, पेशवा के आगमन में काशीबाई बहुत खुश थी। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पेशवा के युद्ध पोशाक को भी काशी ही उतारती थी, पर पेशवा का खंजर न होने के कारण वो उनसे सवाल जवाब पूछने लगती है, पर काशी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती। और यहाँ हम पेशवा की माँ यानी राधाबाई और पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा को देखते हैं जो बुंदेलखंड से आए उपहारों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ काफी सुंदर पालकी आती है जिसमें मस्तानी मौजूद थी। मस्तानी राधाबाई को आदाब करती है और अपने बारे में भी बताती है कि वो राजा छत्रसाल की पुत्री है और वो मुसलमान है और जब बाजीराव बुंदेलखंड आए थे तो उन्होंने अपने खंजर देकर मस्तानी से विवाह कर लिया था। पर राधाबाई इस बात को नहीं मानती क्योंकि भले ही ऐसा रिवाज राजपूतों में होता होगा पर मराठों में नहीं। पर मस्तानी ने बाजीराव को अपना पति मान लिया था। जैसे बाजीराव थे उसी प्रकार मस्तानी भी थी, बातों में पूरी तरीके से उत्तीर्ण। राधाबाई मस्तानी को शनिवार वाड़ा से कहीं और ठहरने का इंतजाम करती है ताकि वो पेशवा से ना मिल सके, पर पेशवा तो नहाने में बिजी थे। वो काशी को भी स्नान में शामिल कर लेते हैं। कुछ देर बाद काशी की नजर बाजीराव के घाव पर लगती है जो कि मस्तानी नहीं दी थी, पर काशी को लग रहा था कि इस बार दुश्मन काफी ज्यादा सामने आ गया था। इस कारण काशी बाजीराव को नवग्रह की अंगूठी सौंप देती है जो उन्हें आने वाले मुसीबतों से बचाएगी। दूसरी तरफ मस्तानी को नाचने वाले कोठे में शरण दिया जाता है, पर मस्तानी को इससे कोई गिला नहीं था। साथ ही उसने अपने सैनिकों को भी बुंदेलखंड वापस भेज दिया था और मस्तानी वहीं अपनी तलवारबाजी करना शुरू करती है। दूसरी सुबह चीमाजी और अंबाजी बाजीराव को पूरा शनिवार वाड़ा घुमाते हैं। उन्हीं जगहों में से एक था शीश महल जहां आधुनिक तरीके से इसे तैयार किया गया था। जिस जगह पर अभी पेशवा खड़े थे वहां सीधी धूप आती है, ऊपर लगे आईने पर छपती है और यही दृश्य काशीबाई के कमरे में पानी में रखे आईने से वहां पर्दे पर छपती है। और आज शाम इसी शीश महल में उत्सव चलने वाला था। नृत्यकी बनकर मस्तानी आती है पूरी मुस्लिम पोशाक पहनकर, जिसे पेशवा देखकर खुश तो होते हैं पर शौक भी लगता है। उनका नृत्य इतना अच्छा था कि काशीबाई राधाबाई को भी देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, पर मस्तानी और पेशवा के एक्सप्रेशंस को देखकर काशी को कुछ भनक लग चुकी थी। पेशवा जाते वक्त मस्तानी को बताते हैं कि उनका ये तरीका भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और साथ ही वो कल उनसे मिलेंगे। दूसरी सुबह राधाबाई मस्तानी से मिलने उनके कोठे आती है जहाँ राधाबाई मस्तानी के नृत्य से खुश होकर पेशवा के नृत्यक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही उपहार में घूंघर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि नृत्यकी का रिश्ता पेशवा के साथ अच्छा रहेगा, पर मस्तानी हंसते हुए इसे भी स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ सभागार में पेशवा को बताया जाता है कि बुंदेलखंड का रुख अपनाने से मराठों की तिजोरी में शंकु लग चुका है, पर पेशवा अपने अंदाज में बताते हैं कि दिल्ली में मराठों का डंका बजा, बंगस का धोती फटा, बुंदेलखंड से रिश्ते अच्छे हुए और कमी क्या है इस बात से। और इतने में मस्तानी की बात बाहर आती है, वो भी सैनिक के द्वारा, जो कि पेशवा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ चिमाजी अप्पा को मस्तानी तक संदेश पहुंचाने की बात हो रही थी, पेशवा
शाम को उनसे मिलने जाने वाले थे, पर चीमा जी अप्पा ये बताते हैं कि वो उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि आज उन्हें सतारा निकलना होगा छत्रपति से मिलने। पर पेशवा के एक्सप्रेशंस को देखकर पता चल रहा था कि वो क्या चाहते थे। उसी शाम पेशवा सतारा पहुंचते हैं, जहां वो छत्रपति और श्रीपद राव से मिलते हैं। छत्रपति पेशवा के लिए नए तलवार लेकर आए थे और नई युद्ध नीति डिस्कस की जा रही थी। पेशवा जल्द से जल्द दिल्ली पर हुकूमत चाहते थे, पर दिल्ली पर हमला करने पर कई और मुगल राज्य शासक बगावत कर सकते थे, जिस कारण उनको शांत करना पहला कार्य होने वाला था। उन्हीं राजाओं में से एक दक्षिण में निजाम थे, जिनके बारे में आपने इतिहास में भी सुना होगा, जिसके पास खुद का एक टाइगर हुआ करता था। उसी शाम सतारा में ही आज की एक महफिल बैठने वाली थी, पर वही मस्तानी आती है और पूछने पर पता चलता है कि राधा बाई ने ही मस्तानी को भेजा था महफिल सजाने के लिए। बाजीराव यहाँ बताते हैं कि मस्तानी कोई नाचने वाली नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी है। इनकी वजह से पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य। छत्रपति इस बात के लिए मस्तानी को एक प्रस्ताव देते हैं जिसमें वो कुछ भी मांग सकती है। बदले में मस्तानी पेशवा का नाम लेती है। छत्रपति मस्तानी की पसंद की तारीफ करती है, पर साथ ही उसे वार्न भी करती है कि इस गुस्ताखी के लिए उसे सजा भी दिया जा सकता है। पर तभी इस मूवी का बेस्ट डायलॉग सामने आता है, किसकी तलवार पर सर रखूं बता दो मुझे, अगर इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। ऐ मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफी गलत हूँ तो फिर मिटा दो हमें। और मस्तानी को यहाँ से जाने का आदेश दिया जाता है और ये सभा यहीं स्थगित कर दी जाती है। और पेशवा को बताया जाता है कि सतारा में मस्तानी को नदी के दूसरे तरफ खंडहर में रखा गया है, जिस कारण आधी रात को पेशवा तूफान में ही नदी के पार जाने के लिए नाविक को अपनी अंगूठी भेंट कर देते हैं और वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। और वही मस्तानी भी इनका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ आते हैं पेशवा बाजीराव। जैसा कि मस्तानी ने पेशवा बाजीराव की मांग की थी और वो यहाँ आ चुके थे, पर पेशवा बताते हैं कि ये साम्राज्य, ये शनिवार वाड़ा उन्हें कभी नहीं अपनाएगा। उनके साथ इश्क यानी अंगारों पर चलना होगा। पेशवा की पत्नी है काशी, जिस कारण वो मस्तानी को पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते और साथ ही अपना नाम पेशवा के नाम के साथ मिलाने पर बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। इन सभी शर्तों के बावजूद मस्तानी पेशवा की होने के लिए तैयार थे, जिस कारण पेशवा ऐलान करते हैं कि आज से वो मस्तानी को अपना पत्नी मानेंगे और आज के बाद दुनिया उन्हें एक ही नाम से पहचानने वाली है, यानी कि बाजीराव मस्तानी। अगले दिन पेशवा निजाम से मिलने की रणनीति बना रहे होते हैं, पर राधाबाई वहां आकर उसी अंगूठी को लौटाती है जिसे पेशवा ने नाविक को सौंप दिया था, जिसका मतलब राधाबाई को पता चल चुका था कि रात को पेशवा मस्तानी से मिलने गए थे। दूसरी सुबह पहाड़ों से निजाम की छावनी पर नजर रखी जा रही थी और अब रणनीति तैयार थी। और कुछ देर के बाद बाजीराव निजाम के छावनी पर आते हैं अपने सैनिकों के साथ। दोनों के बीच अपने सल्तनत को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और इतने में निजाम पेशवा को कैद करने की बात करते हैं, क्योंकि अभी ये निजाम की छावनी थी। पर बाजीराव इसके लिए भी तैयार थे। उन्हें पता था कि निजाम ऐसा कर सकता है, इसलिए वो पहले ही बता देता है कि इस छावनी के बाहर उनकी यानी कि निजाम से दुगनी सेना तैयार है और बाजीराव के एक इशारे पर दक्षिण को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इस मुलाकात को मुलाकात ही रहने दिया जाता है और पेशवा अपनी शर्तें सुनाते हैं कि जब मराठा दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो निजाम दक्षिण में शांत रहेगा और इसके साथ निजाम ने जितना भी मराठा धन लूटा है उसे वापस किया जाएगा। और अंत में इस मुलाकात को मित्रता के साथ गले लगकर खत्म करने की शर्त रखी जाती है, जिसे निजाम मान लेता है। इसी खुशी में जश्न मनाई जाती है एक आइकॉनिक सॉन्ग के साथ और शनिवार वाड़ा तक ये खबर सुनाई जाती है। इसी खुशी में ब्राह्मणों को खाने का प्रोग्राम तय किया जाता है और यहीं पर मस्तानी के नृत्य का भी प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है। पर पेशवा मस्तानी के पास कोई खत नहीं पहुंचाते, बल्कि वो खुद उनके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज ईद था और मस्तानी को बाजीराव द्वारा बताया जाता है कि उसके इश्क ने बाजीराव को भी बदल दिया है और ये बात पता चलती है कि मस्तानी पेट से है। और तभी वहाँ शनिवार वाड़ा का दरबारी संदेश लेकर आता है, जहाँ मस्तानी के लिए ये खत लिखा गया था कि आज के उत्सव के लिए, जहाँ पर पेशवा और निजाम की मुलाकात की सफलता उपलक्ष्य पर उसे नृत्य करना होगा। और ये बात बाजीराव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी ओर शनिवार वाड़ा में सभी ब्राह्मणों का खाने का इंतजाम कर लिया गया था, पर पेशवा वहाँ नहीं पहुंचे थे। तभी वहाँ संदेश आता है जिसमें लिखा था कि पेशवा आज शनिवार वाड़ा देर से आएंगे, आज वो मस्तानी के साथ ईद मनाने वाले हैं। और ये बात लाउडली बताई जाती है, जिसे ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इस बात से ब्राह्मणों की काफी क्षति पहुंचती है, जिस कारण वो बिना खाए वहां से चले जाते हैं। और शाम होते ही पेशवा शनिवार वाड़ा पहुंचते हैं, जिनका स्वागत राधा बाई करती है। पेशवा को बताया जाता है कि उनके न आने पर ब्राह्मण बिना खाए यहाँ से चले गए, पर पेशवा का कहना था कि कल दोबारा उन्हें बुला लिया जाएगा और दूनी खुशी से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि मस्तानी पेशवा की होने वाली बच्चे की माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर राधा बाई काफी ज्यादा शॉक में चली गई थी, पर उनका कहना था कि वो काशी को ये बात ना बताए। पर पेशवा को जो ठीक लगता था
वो वही करते थे। और शनिवार वाड़ा के भीतर वो काशी से भी मिलते हैं और पेशवा काशी को मस्तानी की भी बात बताते हैं। पर इसकी खबर काशी को पहले से थी, क्योंकि ये बात पूरी शनिवार वाड़ा में फैल चुकी थी। इसी बात पर काशी पेशवा को बताती है कि वो भी पेट से है। इसी मूवमेंट के बाद पेशवा मस्तानी को खत लिखते हैं कि वो संबंधों को ठीक करने के लिए कुछ दिनों तक मस्तानी से नहीं मिल सकते, क्योंकि काशी उनकी पत्नी होने के साथ दोस्त भी थी, इसलिए सारी सच्चाई उसे बताना जरूरी था। पर उस खत को चिमाजी अप्पा पढ़ लेते हैं और मस्तानी तक पहुंचने से पहले ही उसे जला दिया जाता है। काफी समय बीत चुका था और अगले दिन मस्तानी की खबर भी पेशवा तक नहीं पहुंचाई जाती थी और दरबार से खबर मिलती है कि पेशवा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जो कि झूठ थी और वो किसी से भी नहीं मिल सकते। ये खबर सुनने के बाद मस्तानी आधी रात को महल की तरफ निकल पड़ती है। दरबारी काफी साथ देते हैं और उनको अंदर आने की अनुमति भी मिल जाती है और पालकी को राधा बाई खुद चेक करने वाली थी, क्योंकि राधा बाई को पता चल चुका था कि आधी रात को पालकी अंदर आई है और सेवकों के द्वारा मस्तानी को सेफली आईने महल की तरफ ले जाया जाता है। और एक दरबारी पेशवा को खबर करने जाते हैं कि मस्तानी यहाँ आई है और तभी राधा बाई भी आईने महल की तरफ जा रही थी और पेशवा की मुलाकात आखिरकार मस्तानी से हो जाती है और वो उसी स्पॉट पर खड़े थे जहाँ से काशी बाई अपने कक्ष से इन्हें देख सकती थी। और मस्तानी के लिए शनिवार वाड़ा की दीवारें और भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी, पर फिर भी मस्तानी वहां पहुंचती है और ये बात पता चलती है कि आज तक जितने भी पेशवा ने मस्तानी को खत लिखे थे, आज तक मस्तानी तक वो सारी बातें पहुंचाई ही ना जा सकी और ना ही मस्तानी के खत पेशवा तक। और जिस बात का डर था, काशी महल की तरफ देखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि दो लोग एक दूसरे को गले लग रहे हैं और तभी वहाँ राधा बाई भी आ जाती है। उन्हें देख पेशवा मस्तानी को अपनी ओर खींचकर बताते हैं कि अब वो साथ है और काशी को भी पता चलता है कि ये दोनों तो पेशवा और मस्तानी है और काशी गुस्से में आकर के पर्दे को जला देती है और इस मूवी का इंटरवल यहीं आ जाता है। अब काफी दिनों के बाद की कहानी शुरू होती है, जहां काशी अपने मायके से आती है पेशवा के बच्चे के साथ। कहीं न कहीं काशी खुश नहीं थी, पर पेशवा बहुत खुश थे अपने बच्चे को देखकर। और तभी सेवक द्वारा खबर दी जाती है कि मस्तानी पूरे दर्द में है, कोई भी दाई माँ उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। तभी पेशवा मस्तानी के पास आते हैं और मस्तानी को शांत करते हैं। अब क्योंकि शेरनी शेर को जन्म दे रही है तो दर्द तो होगा ही, और पेशवा उनकी मदद करते हैं बच्चा बाहर निकालने में। और डिसाइड होता है कि इसका नाम कृष्णा रखा जाएगा। ये मस्तानी का पसंद का नाम था। अगली रात पेशवे के बेटे का नामकरण किया जाता है, जहाँ काशी के बेटे का नाम रघुनाथ रखा जाता है। पर तभी वहाँ रस्म के लिए मस्तानी भी आती है, जहाँ उसका स्वागत काफी गलत ढंग से किया जाता है और उनके द्वारा लाए गए कपड़े की भी बेइज्जती की जाती है, क्योंकि वो हरे रंग का था। पर मस्तानी का कहना था कि ये तो लोगों की मानसिकता है कि धर्म के नाम पर रंगों को बांट दिया गया है, पर रंग ने अपना धर्म कभी नहीं चुना। अगर ऐसा ही है तो दुर्गा पूजा में हरे रंग की साड़ी क्यों चढ़ाई जाती है, या फिर हरे रंग की चूड़ियां क्यों चढ़ाई जाती हैं? इस बात से सभी का मुंह शांत हो जाता है। और अगली सुबह पेशवा अपने दूसरे बच्चे का नामकरण के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पर उनका कहना था कि बेटे का तो नामकरण हो चुका है। पर पेशवा मस्तानी के बेटे की बात कर रहे थे, पर ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था, जिस कारण पेशवा निर्णय लेते हैं कि अगर ब्राह्मणों को मेरे बच्चे को हिंदू में शामिल नहीं करना है तो वो अपनी माँ के धर्म को अपनाएगा और उसका नाम शमशेर बहादुर रखा जाता है। पर यह बात कहीं न कहीं ब्राह्मणों को क्षति पहुंचा रही थी। उसी शाम पेशवा मस्तानी के नाम 2 गांव और 1 महल कर देते हैं। चीमाजी के पूछने पर पेशवा बताते हैं कि कल को पेशवा जिंदा ना रहे तब तो वो मस्तानी को अभी तो शनिवार वाड़ा में शरण नहीं दे रहे हैं और तब तो वो भटकने के लिए उसे छोड़ देंगे। पर चीमाजी को इस बात से काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो कहते हैं कि पेशवा अपने रखेल के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, और इस शब्द के कारण पेशवा अपना खंजर चीमाजी की तरफ फेंकते हैं। चीमाजी को लगता है कि पेशवा चूक गए, पर पेशवा का कहना था कि रिश्ता सामने आ गया। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, पर पेशवा के रिश्ते अभी भी वैसे ही थे। इस कारण पेशवा कोई भी दूसरे रिवाज मनाने नहीं जाते थे। अगले दिन शनिवार वाड़ा के पास ही मस्तानी महल मस्तानी को सौंप दिया जाता है, पर उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आता। पर तभी काशी शनिवार वाड़ा से इनके स्वागत के लिए आती है। यहाँ हम देख सकते थे कि काशी को मस्तानी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर काशी के लिए पेशवा का प्यार बढ़ चुका था, जो कि काशी को पसंद नहीं था और वो छुप छुप कर रोया भी करती थी, जिन्हें एक दिन नाना साहब देख लेते हैं। नाना साहब काशी को परेशान नहीं देख सकते थे, पर उनका दिलासा देने का ढंग
कुछ अच्छा नहीं था। वो पेशवा के नाम के दियो को बुताकर कहते हैं कि ऐसे इंसान के लिए पूजा करना व्यर्थ होगा जिसे काशी के लिए कोई मतलब नहीं, और वो पूजे की थाली को भी फेंक देते हैं। पर काशी यहाँ चुप नहीं रहती। वो नाना साहब को थप्पड़ मार बताती है कि पेशवा के बारे में ऐसा कहना सही नहीं होगा। और उसी शाम गणपति उत्सव मनाया जाता है, पर मस्तानी को कई सैनिकों द्वारा मारने का आदेश दे दिया गया था। मस्तानी काफी वीरता से लड़ती है उनसे, और काशी को भी खबर दिया जाता है कि मस्तानी पर हमला हुआ है, और ये ब्राह्मणों में से एक थे जिन्होंने उन्हें संदेश दिया था। पेशवा काशी को परेशान देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, और इधर मस्तानी के एक हाथ में शमशेर को लेकर वीरता से लड़ रही थी, पर वो घायल हो जाती है। और तभी वहाँ पेशवा आ जाते हैं, जिनके आंखों में वो गुस्सा साफ झलक रहा था, पर सैनिकों के लिए नहीं बल्कि शनिवार वालों के लिए। अगली सुबह काशी को खबर देने वाले ब्राह्मण को मार दिया गया था, जिसके आरोप में पेशवा ने ब्राह्मण के सरदार को कैद कर लिया था। सबूत तो उनके खिलाफ कुछ नहीं था, पर उनकी कटुवाणी सबूत से कम नहीं थी। उनका कहना था कि किसी अन्य धर्म के रखेल से बात करने के कारण इसके साथ सही हुआ, और अगली बार उस रखेल को चेतावनी या बचाव करने वाला भी शायद ही कोई होगा। और बात चढ़ गई पेशवा के पारा में, पर भरी सभा में राधाबाई ने उनके बचाव के लिए आगे आती है, और सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि पेशवा किसी मुजरिम की तरह राधाबाई और चीमा जी को बुलाते हैं, और उनकी जुर्म बताई जाती है कि उन्होंने आरोपी को बचाने की कोशिश की है, वो भी भरी सभा में। इस आरोप में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, जिस कारण चीमा जी को गुस्सा आ जाता है कि वो राधाबाई के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। पर बाजीराव का भी कहना सही था कि किसी पेशवा से ऐसे बात करना क्या गुनाह नहीं है। पर चीमा जी को लगता है कि ये पेशवा का पेशवाई नहीं बल्कि सर चढ़ा बुंदेलखंड बोल रहा है। इस कारण पेशवा चीमा जी के जेवर खींच कर तोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड की देन थी ना, और उन मोतियों को भी उठाने लगते हैं और उसे राधाबाई को सौंपते हैं। और बताया जाता है कि मस्तानी रखेल बनकर रहे वो मंजूर है, पर पत्नी नहीं। पर पेशवा ने मस्तानी के साथ मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। अगर राधाबाई बाजीराव को पेशवा देखना चाहती है तो मस्तानी को शनिवार वाड़ा में जगह देना होगा, पर राधाबाई को ये मंजूर नहीं था। इस कारण पेशवा यानी कि बाजीराव पेशवाई छोड़ देते हैं। और आज दिवाली सेलिब्रेट की जा रही थी। काशी के साथ पूरा शनिवार वाड़ा सजाया जाता है, पर काशी के पास तो दिल था, इस कारण वो साड़ियों का भेंट लेकर मस्तानी के पास जाती है, और जाते ही जितनी गलत बातें मस्तानी के लिए कही जा सकती है काशी उसे सुनाती है, पर ये भी बताती है कि इससे भी बुरी बातें पूरे शनिवार वाड़ा में मस्तानी के लिए कही जा रही है। पर काशी उसे सलाह देती है कि मस्तानी इन बातों को सुनकर कभी हार न माने। जो पेशवा काशी का पति है वो मस्तानी का भी है, और इसी बातों के बीच शुरू होता है दोनों का सेलिब्रेशन। अगली सुबह पेशवा अपनी तलवार धार कर रहे होते हैं, पर पूरी सभागार के साथ अंबाजी वहां आते हैं, और बताया जाता है कि दक्षिण में निजाम का बेटा नासिर ने बगावत कर दिया है और उसने गोदावरी पार कर ली है। वो पेशवा से मदद की उम्मीद से आए थे, पर पेशवा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो नशे में दिख रहे थे, पर पेशवा दिए को बैलेंस कर दिखाते हैं कि उनके हाथ अभी भी तलवार के साथ स्थिर है। इसीलिए तो पूरी सभा पेशवा की मदद के लिए यहाँ आई थी। पर बाजीराव अब पेशवा तो है नहीं, पर फिर भी अंबाजी उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अनगिनत लड़ाइयाँ, अनगिनत चोटें, अनगिनत सिपाहियां हमने साथ जीती और खोई हैं, और आज जब दुश्मन घर के बाहर दस्तक दे रहा है तो वो पीछे कैसे हट सकते हैं। इसलिए पेशवा इस युद्ध में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह पेशवा युद्ध में जाने से पहले काशी के कक्ष में आते हैं ताकि काशी उनकी आरती उतार सके, पर काशी के रिएक्शन को देखकर पेशवा को लगता है कि उन्होंने काशी को अकेला कर दिया है। पर काशी जताती है कि सब ठीक है, ऊपर से वो पेशवा पर एक उपकार भी कर देती है कि आज के बाद वो काशी के कक्ष में कभी ना आए। इस बात से पेशवा बुरी तरीके से टूट चुके थे। पर हथियार कक्ष में मस्तानी पेशवा को सहारा देती है और उनसे युद्ध के बाद मिलने का वादा लेती है। पेशवा कहते हैं कि उनकी मुलाकात अब तभी होगी जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निखर रहा होगा, और सूरज की लालिमा में उनकी मुलाकात होगी। और पेशवा शनिवार वाड़ा छोड़ युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद ही राधाबाई नाना साहेब से मस्तानी को कैद करने का आदेश दे देती है, और नाना साहेब उसी रात मस्तानी को कैद कर पर्वत बाग में बंदी बना लेते हैं, और साथ ही शेर बहादुर को भी। दूसरी ओर पेशवा नासिर के महल के पास पहुंच चुके थे, जहां मराठों द्वारा छावनी तैयार कर ली गई थी, और पेशवा अपने तलवार को पिरो ही रहे होते हैं। पर तभी वहां खबर लेकर आता है कि शनिवार वाड़ा में मस्तानी को बंदी बना लिया गया है, और इस बात से पेशवा खुद के गुस्से को नहीं रोक पाते और अकेले ही नासिर के महल की तरफ चल पड़ते हैं, और उनके तीरों का सामना कर अकेले युद्ध की शुरुआत करते हैं। और यहाँ हम असली पेशवा बाजीराव को देखते हैं, जो
मराठा साम्राज्य के लिए पूरे वीरता से लड़ते हैं। दूसरी तरफ मस्तानी का खाना पीना भी बंद कर दिया गया था और शेर बहादुर को भी मस्तानी से अलग कर दिया गया था। पर जाने से पहले शेर बहादुर से पूछने पर कि वो कैसा योद्धा बनेगा, उसका उत्तर आता है अपने पिता बाजीराव जैसा। ये सुनकर मस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और शाम होते ही युद्ध विराम लग जाता है। नासिर ने हथियार डाल दिए थे पर पेशवा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अगली चढ़ाई पुणे यानी कि शनिवार वाड़ा में करना चाहते थे, पर चीमा जी के पूछने पर कि वो चढ़ाई किन पर करेंगे, अपनों पर। यही बात तो पेशवा को और ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं जो खुद को बनाते भी हैं और उजाड़ते भी हैं। और वहीं पेशवा बेहोश हो जाते हैं, जिसकी भनक मस्तानी तक को पता चलती है। शाम होते ही पता चलता है कि पेशवा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वैद्य भी नहीं बता पाते कि उनको असल में हुआ क्या है। वैद्य बस इतना कहते हैं कि शनिवार वाड़ा से परिवार को बुला लिया जाए, शायद अपनों में रहेंगे तो ठीक भी हो सकते हैं। ये सुनने के बाद अंबाजी पेशवा की तलवार उनके हाथों में पकड़ाते हैं, जो पेशवा को काफी राहत देती है। पेशवा की खबर शनिवार वाड़ा तक पहुंचती है। राधाबाई तक को पता था कि पेशवा की हालत ऐसी क्यों है और यहाँ तक कि छत्रपति की संदेश भी आती है कि मस्तानी को रिहा कर दिया जाए, पर नाना साहब ऐसा करने को तैयार नहीं थे। और अगली सुबह काशी पेशवा के पास आती है, पर पेशवा को लगता है कि ये मस्तानी है और पेशवा मस्तानी समझकर काशी से सवाल जवाब करते हैं और काशी भी मस्तानी बनकर उसका जवाब देती है। पर पेशवा का पहला सवाल ही काशी के बारे में होता है कि वो अच्छी तो है ना। अब वहीं राधाबाई भी आ चुकी थी और काशी पेशवा की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाती और पेशवा पत्नी होने के कारण वो राधाबाई से खत में मोहर मांगती है, जिसमें लिखा था मस्तानी की रिहाई। राधाबाई इसके लिए तैयार तो नहीं थी, पर मस्तानी ही थी जो पेशवा को ठीक कर सकती थी, जिस कारण राधाबाई मान जाती है और खत शनिवार वाड़ा तक पहुंचाया जाता है। पर खत नाना साहेब को दिया जाता है और खत पढ़ नाना साहेब उसे जला देते हैं। और अब पेशवा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उन्हें समुद्र में शनिवार वाड़ा जलते हुए दिखने लगा था। कई सैनिक युद्ध के लिए मौजूद थे। काशी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर पेशवा योद्धा थे, इस कारण वो अपने तलवार लेकर नदी की तरफ दौड़ जाते हैं। और अब वो वक्त आ चुका था जब सूरज ढल रहा था और चांद निखर रहा था। जहाँ सूरज की लालिमा भी छाई थी, पेशवा अपनी इमेजिनरी दुश्मनों से लड़ते हुए अपने देह त्याग कर देते हैं और इसी वक्त मस्तानी भी अल्लाह को प्यारी हो जाती है और इस ऐतिहासिक मूवी का अंत यहीं हो जाता है। आप दुनिया में कितने ही बहादुर क्यों ना हो या दुनिया आपको कितने ही घाव क्यों ना दिए हो, पर असल दर्द तो अपनों के द्वारा दिए गए घाव से महसूस होती है। भले ही अपनों से युद्ध करते हुए बाजीराव की मौत हो गई थी, पर पूरी दुनिया बाजीराव का नाम मस्तानी के साथ ही लेती है। फिल्म के अलावा कुछ और बात की जाए तो समय के साथ शमशेर बहादुर को मराठों द्वारा अपना लिया गया था और हाँ, उनका नाम और धर्म भी परिवर्तन नहीं किया गया और पेशवा बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया गया और इनके बाद नाना साहेब को। खैर, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें और अगर कोई गलती दिखती है तो हमें ज़रूर बताना, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई भी अगली वीडियो ना छूट पाए। और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।